पाकिस्तान की नई धुलाई का प्लान आ गया है। अब कब, कहां, कैसे ठोकेंगे, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया। पाकिस्तान की कुटाई पर वो नई रिपोर्ट आई है कि चीन मुंह छिपाता फिर रहा है। किसने दावा कर दिया कि राहुल गांधी पीएम होते तो पीओके ले आते? कांग्रेस के समय कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वो जवाब जिसे सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे। आज सबसे पहले इसकी बात करूंगा। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को रोज ही धो दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पा रहा। जबकि वही पाकिस्तान है जो एक वक्त में आए दिन भारत को धमकियां देता था, एटम बम दिखाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से एहसास शरीफ ने ब्रह्मोस की ताकत का लोहा दुनिया के सामने माना। शहबाज शरीफ के कबूलनामे से पाकिस्तान में फिर से ब्रह्मोस का डर फैल गया। अब इससे पहले पाकिस्तान इस डर से निकलता, आज भारत ने पाकिस्तान को डर की नई डोज दे दी। आज भारत ने पाकिस्तान के मन में आईएनएस विक्रांत का डर भर दिया है। अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस डर से बाहर कैसे आए, क्योंकि पाकिस्तान को हर दिन शौक पे शौक लग रहा है और इस शौक की वजह से पाकिस्तान में हर कोई बिलबिलाया बैठा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान को जो डर का नया डोज दिया है, उसकी एक झलक देखिए। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। तो दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। यूपी बिहार में इसी भाषा में बोलते हैं, हौंक देंगे तुमको। नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। अब अगली लड़ाई जब होगी तो ब्रह्मोस पाकिस्तान पर और कहर बर पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर मारक क्षमता वाला वर्जन तैयार हो रहा है। पनडुब्बी से दागे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का जल्दी ही फिर से टेस्ट शुरू होना है। राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स के लिए छोटी और हल्की ब्रह्मोस मिसाइल बनाने पर काम हो गया है। एक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस पर भी काम चल रहा है, जो इसकी स्पीड को एक अलग लेवल पर लेकर चली जाएगी। ब्रह्मोस ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, उसमें कई देश अब भारत से ब्रह्मोस लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए। ब्रह्मोस खरीदने के लिए फिलीपींस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। वियतनाम ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी जता दी है। दुनिया ब्रह्मोस ब्रह्मोस कर रही है। ब्रह्मोस मिसाइल अब मेड इन इंडिया हथियारों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का हीरो सिर्फ ब्रह्मोस नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह मेड इन इंडिया हथियारों ने पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियारों की बखिया उधेड़कर रख दी, उसने अमेरिका को भी मेड इन इंडिया हथियारों का फैन बना दिया है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में जॉन स्पेंसर ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी शिकस्त दी है, जो वाकई में ऑपरेशन सिंदूर की जीत के जश्न को दोगुना करने वाला है। अमेरिकी एक्सपर्ट बता रहा है कि भाई चीन को भी मार दिया भारत ने। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी रडार स्टेशन और मजबूत सुरक्षा वाले ठिकानों को भी मिट्टी में मिला दिया। डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स का बनाया आकाश मिसाइल और आकाश तीर सिस्टम जिस तरह हवा में ही दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और विमानों को तबाह कर दे रहा था, वो काबिले तारीफ था। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के अर्ली वार्निंग सिस्टम नेत्र ने दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को 100% कामयाबी के साथ ट्रैक किया
और भारतीय हमलों को सटीक टारगेट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के D4S ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीनी ड्रोन्स को नाकाम कर डाला। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ने पाकिस्तान के ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम को बेअसर कर दिया और फिर भारत की मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने मिनटों में पाकिस्तान की बैंड बजाकर रख दी। यह एक अमेरिकी अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है, बड़े डिफेंस एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं। राहुल गांधी इसी में परेशान है कि भारत के कितने विमान गिरे। अरे दुनिया तारीफ कर रही है बॉस भारत की, लेकिन यहां के विपक्ष को पता नहीं क्या आग लगी रहती है कि कैसे मोदी का विरोध कर दे। पूरी दुनिया मान रही है कि भारत के हथियारों ने पाकिस्तान को धो डाला, चाइना को धो डाला। फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्लियर कट, दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि किसी धोखे में मत रहना, वरना इनके 4 JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भारत ने उड़ा दिए। चीन का HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने ड्रोन अटैक में ही बर्बाद कर दिया। चीन के LY-80 और FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस छोड़िए भारतीय ड्रोन्स तक को ट्रैक नहीं कर पाए। और चीन के जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेजे उनमें से एक भी सही सलामत नहीं बचा। चीन ने पाकिस्तान को जो PL-15E मिसाइलें दी थी उनको तो भारत ने हवा में ही मारकर पुर्जा बिखेर दिया। बेइज्जती हो रही है कि तुम्हारा माल नहीं चलता था, समझ में आता था, तुम्हारा हथियार भी नहीं चल रहा यार। क्या फर्जी देश है चीन, जिसको देश और विदेश में कई रक्षा प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। यानी चीन कह रहा है कि उसकी जिस मिसाइल को भारत ने मार गिराया उसने कई डिफेंस प्रदर्शनियों में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन युद्ध के मैदान में भारत ने उसकी मिसाइल की धज्जियां उड़ा दी और चीन के हथियारों की पोल खुल गई। इसलिए असली रौद्र रूप तो अभी आना बाकी है। आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेवी तो इस बार सिर्फ साइलेंटली ट्रेलर देख रहा था। नेवी ने साइलेंट रहकर ही पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। रक्षा मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तुरंत भारत के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो नेवी ऐसा मारेगी कि बचने का स्कोप नहीं है। सुनिए रक्षा मंत्री को। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी भारत के रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपो तो हम सोचेंगे कि तुमको छोड़ना है, कम मारना है, क्या करना है। INS विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी देने के पीछे भी एक खास वजह है। गोवा तट के नजदीक अरब सागर में तैनात INS विक्रांत किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकता है। कराची से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। 1971 में INS विक्रांत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तब पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन PNS गाजी को INS विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन INS विक्रांत ने समंदर में ही पाकिस्तान की गाजी की समाधि बना दी थी। INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अपने आप में एक तैरता हुआ पूरा युद्ध क्षेत्र है। इसमें 2400 कमरे हैं, जिनमें लगभग 1600 नौसैनिकों की रहने की व्यवस्था है। यह अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है और इसकी स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर की। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हुई हैं।
इसके अलावा आईएनएस विक्रांत ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुनिए एक बार रक्षा मंत्री। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्सफुल एक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। रक्षा मंत्री ने भी आज पाकिस्तान को हौंक दिया। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। यहां पर अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले बीएसएफ के जवानों से भी मिले। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ ने पाकिस्तान को जो झटका दिया है उसकी भरपाई करने में पाकिस्तान को बरसों लग जाएंगे। एक बार अमित शाह को भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान की बमफाड़ धुलाई से पहलगाम के उन परिवारों को न्याय मिला है जिन परिवारों ने पाकिस्तान के फैलाए आतंक में अपनों को खोया। नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर इसका बदला लिया। आज पीएम मोदी पहलगाम हमले में शहीद जवान शुभम द्विवेदी के परिवार से कानपुर में मिले। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने शुभम की पत्नी और माता पिता को ढाढ़स बंधाया। शुभम के परिवार ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान शुभम की पत्नी के आंसू देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह अभी जारी है। देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को नरेंद्र मोदी उनकी जड़ों से उजाड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखा दिया जो आतंक के खिलाफ पहले कोई ना कर सका। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी और न बढ़ जाए। इसलिए 2 दिन से कांग्रेस यही माहौल बना रही है कि मोदी सरकार से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक तो यूपीए की सरकार के समय हुई थी, लेकिन पीएम मोदी की तरह कांग्रेस पार्टी कभी इसका ढिंडोरा नहीं पीटती थी, कभी इस पर पॉलिटिक्स नहीं करती थी। आप सोचिए, भारत पाकिस्तान के सीजफायर पर इंदिरा गांधी की फोटो चमकाने वाली कांग्रेस कह रही है कि हमने कभी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पॉलिटिक्स नहीं की। गजब नहीं है बॉस ये? और अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक आपके जमाने में करता था तो बताने से हिचकते क्यों थे? क्या दिक्कत थी? लड़का आईएएस बन गया, हम बताने में विश्वास नहीं रखते। काहे नहीं विश्वास रखते? दुनिया को बताने में क्या दिक्कत थी कि हम घुस के मारना जानते हैं? आज दुनिया को समझ में आ रहा ना कि भारत क्या ताकत है, लेकिन कैसे बताते? ये आज आपको मैं फैक्ट्स के साथ बताता हूं। सेना का काम स्ट्राइक करना है, राजनीतिक दलों का काम राजनीति करना। इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सेना के एक्शन को लेकर ही राजनीति होने लगे तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बन जाता है। इसलिए आज हम मजबूरन सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति जो हो रही है उसका सच दिखाने वाला यह चैप्टर खोल रहे हैं, ताकि देश को यह पता चल सके कि सेना की स्ट्राइक पर पॉलिटिक्स कर कौन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पीएम मोदी ने सेना को पाकिस्तान में घुसकर ठोकने की खुली छूट दी, उससे पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ हो रही। पीएम मोदी की इस तारीफ को हल्का करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज एक वीडियो जारी किया, एक पोस्टर जारी किया और बताया कि उनसे भी सेना को खुली छूट मिली हुई थी। उनके टाइम पर 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। कांग्रेस ने बताया कि 2008 से 2014 के बीच 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पहली स्ट्राइक जून 2008 में पुंछ के भट्टल इलाके में हुई। फिर साल 2011 में शारदा सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जनवरी 2013 में सावन पात्रा चेकपोस्ट इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। फिर जुलाई 2013 में नाजा पीर सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अगस्त 2013 और जनवरी 2014 में नीलम घाटी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई।
लेकिन यह नया दावा करके कांग्रेस ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि यूपीए के दौरान कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसे लेकर कांग्रेस के नेता और यूपीए के हिस्सा रहे नेताओं के खुद के अपने अलग अलग दावे हैं। और मैं आपको बताता हूं, अगर कौन बनेगा करोड़पति में केबीसी वालों को 7 करोड़ रुपया बचाना है अपना, तो यही सवाल रख देना चाहिए कि कांग्रेस के जमाने में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने ही इतने नंबर बता रखे हैं कि कोई सही जवाब दे ही नहीं पाएगा। यूपीए के समय सर्जिकल स्ट्राइक कितनी हुई भाई, जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। और ये आपको कांग्रेस और यूपीए का हिस्सा रहे नेताओं के बारे में आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी के मुताबिक कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई? 3। वो कह रहे हैं 3 सर्जिकल स्ट्राइक यूपीए के समय हुई। चलिए भाई, आप ये कहेंगे ठीक है 3 मान लिया। अब सुनिए, अशोक गहलोत, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने बयान दिया था कि कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 15 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन हम लोग इसके बारे में बताते नहीं थे। अरे बॉस, राहुल गांधी कह रहे हैं 3 हुई, अशोक गहलोत कह रहे हैं 15 हुई। और सुनिए, शरद पवार जो यूपीए के समय में केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनका क्या दावा है? 4 सर्जिकल स्ट्राइक। लेबल आया, राहुल गांधी कह रहे हैं 3, अशोक गहलोत कह रहे हैं 15, शरद पवार कह रहे हैं 4 स्ट्राइक हुई थी, लेकिन हम सब बताते नहीं थे। और सुनिए, के चंद्रशेखर राव, ये भी यूपीए के सरकार में हिस्सा थे, तेलंगाना के पूर्व सीएम, इनके हिसाब से 11 सर्जिकल स्ट्राइक हुई। और अब कांग्रेस पार्टी नया डेटा लेकर आई है, कह रही है कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अब आप पहले तो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी आपस में बैठ के एक बार तय कर लें कि कितनी हुई है। राहुल गांधी के हिसाब से 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, अशोक गहलोत के हिसाब से 15 हुई है, शरद पवार के हिसाब से 4 हुई है, केसीआर के हिसाब से 11 हुई है, कांग्रेस नया डेटा लाई है कि 6 हुई है। पहले मन तो बना लो कि कितना सर्जिकल स्ट्राइक बोलना है। ऐसा होता है, खिलवाड़ चल रहा है, जिसका जो मन में आया 15-20, और हम बोलने में विश्वास नहीं रखते इसलिए बताते नहीं। अरे बताओगे कैसे सब अलग अलग बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि अगर आप आरटीआई का डेटा देखेंगे तो वो अलग ही कहानी बता रहा है, क्योंकि साल 2018 में डाली गई एक आरटीआई के मुताबिक सितंबर 2016 से पहले सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक का कोई डेटा ही नहीं है। आरटीआई में पूछा गया था कि साल 2004 से 2014 के बीच कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। इस पर आरटीआई के जवाब में कहा गया था कि सेना ने 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस उरी में सैन्य शिविर पर हमले का बदला लेने के लिए सेना ने पीओके के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। यानी 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इसे लेकर कोई डेटा ही मौजूद नहीं है, यह आरटीआई में कहा गया। लेकिन कांग्रेस तो यूपीए सरकार के दौरान 11, 15, 4, 3, 6 जो मन आ रहा है वो स्ट्राइक का दावा कर रही है। कांग्रेस के वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं, इसे लेकर ही कंफ्यूजन है। मोदी सरकार के वक्त में ऐसा कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने जब भी भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा तो खुद सेना ने इसकी डिटेल बताई, दुनिया को बताया, सबूतों के साथ बताया कि कैसे पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। क्योंकि आज का भारत दुनिया क्या बोलेगा इसकी परवाह नहीं करता। नहीं तो इसी देश में एके एंटनी जैसे रक्षा मंत्री हुए जो संसद में खड़े होकर बताते थे कि हमने चीन के पास के बॉर्डर के इलाके में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया ताकि तनातनी की स्थिति न बने। यह भारत हुआ करता था। नरेंद्र मोदी ने आकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भर भर के विकास किया, भर भर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया चाइना बॉर्डर के पास, इसीलिए चीन अलबलाया हुआ है। लेकिन आप राजनीति देखिए, कांग्रेस यूपीए सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक पर पीठ थपथपा रही है, जबकि मोदी सरकार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो उसके नेता फर्जी बता रहे हैं। एक बार उदित राज को सुनिए जरा। इन्होंने तो एक झूठा मोटा सर्जिकल कर दिया था, 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए कि इलाज भी हो जाए और उसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक के अलग अलग दावे हैं, कंफ्यूजन भी है, इसलिए यहां आपको सेना की बात सुननी चाहिए। साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा रिटायर्ड ने एक इंटरव्यू में इस कंफ्यूजन को दूर किया था। उन्होंने कहा था कि साल 2015 के अंत में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की प्रैक्टिस करना शुरू किया था ताकि भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़े तो सेना तैयार रहे।
उन्होंने बताया था कि इससे पहले एलओसी के आसपास स्मॉल टैक्टिकल एक्शन होते रहे और ये एक्शन इसलिए किए जाते थे ताकि एलओसी पर दबदबा बना रहे। लेकिन साल 2016 के वक्त हमें पाकिस्तान के अंदर घुसना था, ज्यादा अंदर तक जाना था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर सेना देश को यह बताएगी कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो फिर हम सिर्फ 100 मीटर अंदर पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह करके नहीं लौट सकते थे। ऐसे हालत में हमको अंदर तक जाना था और आतंकी ठिकानों को तबाह करना था जो पीओके में काफी अंदर बने हुए थे। उन्होंने बताया था कि ऐसे एक्शन के लिए डिटेल प्लानिंग चाहिए होती है। यानी कुल मिलाकर लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा रिटायर्ड ने यह समझाया था कि साल 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो सेना की के पहले के एक्शन से बहुत अलग थी। पहले के एक्शन एलओसी के 100 मीटर के दायरे में सेना टू सेना के बीच होते थे, जबकि साल 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी के राज में हुई उसमें आतंकी ठिकानों को काफी अंदर तक जाकर तबाह किया गया था। अब आप यह भी देखिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितने अंदर तक घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। इसमें भारत ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक की। ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे पास वाला आतंकी अड्डा था वो भी बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर भी स्ट्राइक की। इस हमले में तो भारत ने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक की। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 100 मीटर बॉर्डर पार जाकर सामने के किसी पोस्ट पर कोई एक्शन करना और कहां 300 किलोमीटर अंदर तक जाकर स्ट्राइक करना, दोनों में फर्क नहीं है। आप यह भी समझिए कि सेना 100 मीटर तक भी जा सकती है और 300 किलोमीटर तक भी जा सकती है। और सेना की यह क्षमता 2014 के बाद पैदा नहीं हुई है। सेना यूपीए के जमाने में भी 300 किलोमीटर अंदर जा सकती थी, लेकिन तब का नेतृत्व नहीं था जो कहे कि हां घुसो 300 किलोमीटर अंदर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं ना पीछे। यह काम किया है नरेंद्र मोदी ने। मारो ना जी, मैं हूं ना खड़ा, देखता हूं दुनिया में कौन बोलेगा। कोई नहीं आ पाया बोलने के लिए। यह फर्क आया है 2014 के बाद। सेना तो तब भी कैपेबल थी, आज भी कैपेबल है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी का जो प्राइम इस्तेमाल करना है वो आज के जमाने में हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि राजनीतिक नेतृत्व में सेना को छूट देने की ताकत कितनी है। यानी बहुत कुछ देश की सरकार और उससे चलाने वालों पर निर्भर करता है। और यह बात सबको पता है कि यूपीए सरकार के वक्त 26/11 जैसे भयंकर आतंकी हमले के बाद भी मनमोहन सरकार को पाकिस्तान पर एक्शन लेने की छूट नहीं दे सकी थी। साल 2016 से 2019 तक एयरफोर्स चीफ रहे बीएस धनोआ साहब ने बताया था कि 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स ने पाकिस्तान के टेरर कैंप पर स्ट्राइक का प्लान बना लिया था, लेकिन तब की सरकार ने एयरफोर्स के प्लान को मंजूरी ही नहीं दी। बीएस धनोआ ने कहा था कि हमें पाकिस्तान में टेरर कैंप की जानकारी थी, हम तैयार भी थे, लेकिन स्ट्राइक करनी है या नहीं यह पॉलिटिकल फैसला होता है। इतना ही नहीं, आप खुद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुनिए, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि 26/11 हमले के बाद उनके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का काफी दबाव था, लेकिन वो एक्शन उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने अपने फैसले को सही भी बताया था। शाला में अब अगली क्लास, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ। बुलडोजर तो चला ही, रोहिंग्याओं का सामान पैक करके कहां भेज दिया जा रहा है अब आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पाकिस्तान को तो निपटा ही रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। देश के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं, जो लोग देश को खोखला कर रहे हैं, उनकी सफाई के लिए जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। आप देखिए कि एक के बाद एक जासूस पकड़े जा रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, हर जगह पर चुन चुनकर पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक हो रही है। इसके अलावा देश के अंदर जगह जगह जो अवैध घुसपैठिए भर गए थे, उन घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उन घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध रोहिंग्याज हो या फिर अवैध बांग्लादेशी हो, इन सब का टाइम ओवर हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर असम तक अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ये सारे घुसपैठिए जो अवैध निर्माण करके देश में जमकर बैठ गए हैं, इनका सामान पैक करके खदेड़ा जा रहा है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में चल रहे एक्शन का पहले एक ट्रेलर देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसा जबरदस्त एक्शन चल रहा है इनके ऊपर। सालों से रह रहे, हमारे ससुर यहाँ खत्म हो गए, हमारे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए
1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। Will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area and border area. पाकिस्तानी जासूस हो या अवैध घुसपैठिए, इतने सालों में इन्होंने दिल्ली को ही बड़ा ठिकाना बनाया हुआ था, इसलिए अब सबसे ज्यादा एक्शन भी दिल्ली में ही चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से पहले ये सभी अवैध घुसपैठिए हरियाणा के नूह में रहकर काम कर रहे थे। इसके बाद दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नूह से दिल्ली में आकर रहने लगे। पकड़े गए 38 बांग्लादेशी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। मतलब सिर्फ पकड़ा नहीं गया है, निकलो यहां से और जाओ बांग्लादेश में रहो। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद में सुरक्षा एजेंसीज ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी और अब तो इन लोगों को सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। गाजियाबाद में कुल 150 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी को इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। ऐसे सिंडिकेट चल रहे थे जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाते थे। पिछले 6 महीनों में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया है जो बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से देश में घुसाने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचा